हेलो एवरीवन, जय हिंद जय भारत। मैं आपका दोस्त राजत एक नई वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत है। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में वादा किया था कि मैं डिटर्मिनेंट ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी के बारे में बताने वाला था और मैं उस वीडियो के साथ फाइनली आ गया हूँ। मैं उन सभी बच्चों को थैंक्स कहना चाहता हूँ जो टाइम निकाल के इस वीडियो को देखेंगे, अपने अंदर एक सिग्मा का डेवलपमेंट करेंगे और एक फ्यूचर ऑफिसर को डेवलप करेंगे। मेरे हिसाब से एक अच्छा इंसान, मॉरल एथिकल इंसान होना हमारी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। देन हमें हमारी मेहनत और लगन से उस गोल को अचीव करना चाहिए। जैसा कि अभी रिसेंटली हमने रशिया के ऊपर एक इन्वेजन की भी थ्योरी, इन्वेजन की न्यूज़ सुनी है, उस पर भी मैं वीडियो लाऊंगा बहुत जल्द। बट लेटेस्ट आपको मैं डिटर्मिनेंट ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी के बारे में बताना चाहता हूँ। जैसे मैंने प्रीवियसली आपको वीडियो में एक बेसिक डेफिनेशन दी थी कि फॉरेन पॉलिसी होती क्या है, क्यों फॉरेन पॉलिसी एक कंट्री बनाती है दूसरी कंट्री के साथ इंटरेक्शन या रिलेशन बनाने के लिए। क्योंकि फॉरेन पॉलिसी इट इज़ ऑल अबाउट नेशनल इंटरेस्ट। आप हमेशा ध्यान रखना, जितने भी डिप्लोमैट्स होते हैं वो फ्रेंड्स नहीं होते हैं। इट इज़ अ ब्लंट ट्रुथ। जहाँ जिस कंट्री का नेशनल इंटरेस्ट फॉल कर रहा होगा, फ़ायदा हो रहा होगा या नुकसान हो रहा होगा, वहाँ पे फॉरेन पॉलिसी बहुत ही एक इफेक्टिव रोल करती है। इसी में डिटर्मिनेंट होते हैं फॉरेन पॉलिसी। फॉरेन पॉलिसी किस बेसिस ऑफ डिटर्मिनेंट, किस आधार पर बनते हैं, ऐसी बहुत सारी डिटर्मिनेंट्स हैं। जैसे जिसमें पहला डिटर्मिनेंट है जोग्राफिकल फैक्टर्स। जोग्राफी जो भौगोलिक फैक्टर्स होते हैं वो किसी भी कंट्री को दूसरी कंट्री से अलग बनाती है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया इज सराउंडेड बाय द हिमालयस, राइट? सो उसमें नेपाल, भूटान, चाइना, वी हैव अ लैंडलॉक्ड कंट्री कॉल्ड अफगानिस्तान ऑल्सो. So Himalaya is acting as a barrier also at the same time, and Himalaya is acting as a kind of a trade route also, which is a part of a foreign policy, क्योंकि वो एक कनेक्ट बन रहा है, राइट? क्योंकि हमें पता है इंडिया एक एंशियंट सिविलाइजेशन है। हमारे एंशियंट डिप्लोमेटिक टाइज रहे हैं चाइना के साथ, ग्रीस के साथ, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के साथ, जो कि हम एंशियंट हिस्ट्री में पढ़ते हैं, मिडिवल हिस्ट्री में पढ़ते हैं। बहुत सारे न्यूमिस्टमैटिक कॉइन्स, ऐसे हमें इंस्क्रिप्शंस भी मिले। सो बेसिकली अगर हम मौर्यन, गुप्ता एम्पायर या मुगल एम्पायर के टाइम में बात करें, तब इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी हुआ करती थी। हमें इस फैक्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए। देन हमारे ऊपर कॉलोनियलिज्म आया, हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स राज करने लगे। बट ब्रिटिशर्स ने जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी बनाई थी, कायदे से तो वो ब्रिटिश फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए, बिकॉज उनका नेशनल इंटरेस्ट सिर्फ प्रॉफिट मोटिवेटिंग फैक्टर था, राइट? नॉट इन द सेल्फ इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। सो हम उसको एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी तो नहीं कह सकते। लेकिन जैसे ही भारत आज़ाद होता है 15 अगस्त 1947 को, इंडिया बिकम अ सॉवरेन कंट्री, विच मीन हम अपना खुद का डिसीजन, खुद की फॉरेन पॉलिसी बना सकते हैं, हम अपनी खुद की रक्षा कर सकते हैं। और खुद की रक्षा करना, सॉवरेनिटी का प्रिंसिपल, संप्रभुता जिसे हम कहते हैं, इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ फॉरेन पॉलिसी डिटर्मिनेंट, राइट? पहला, अगर मैं जोग्राफिकल फैक्टर्स की बात करूं, जोग्राफिकल फैक्टर्स में आपके जैसे हिमालयन रीजन के आसपास की कंट्री, आपकी कंट्री होगी जैसे नेपाल, भूटान, चाइना। हमारे एलएसी के डिस्प्यूट्स हैं, हमारे कुछ रिवर डिस्प्यूट्स भी हैं नेपाल के साथ, जैसे काली रिवर है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। और इसमें इंडिया एक सेंट्रल पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं एशिया में। देखो, मोस्ट ऑफ द थिंग्स, अगर हम एंशिएंट टाइम की बात करें, बहुत सारे इन्वेजन हिमालय रोक देता था। और हिमालय के आसपास का जो नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर था, जहाँ अहमद शाह अब्दाली एंड ऑल इन्वेडर्स आते थे, वो भी एक रूट था जो अफगानिस्तान से कटता था और भारत में आके तभी हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा प्लंडरिंग इन्वेजन हुआ करते थे। ये तो हिस्टोरिकल फैक्टर हो गया। लेकिन हिमालयन रिसोर्सेज इज ऑल्सो वन ऑफ द सब्जेक्ट जो फॉरेन पॉलिसी का एक बहुत इंटीग्रल पार्ट है। वाई? क्योंकि डिस्प्यूटेड रिसोर्सेज भी हो सकते हैं वो रिसोर्सेज नेपाल के पास हम क्लेम कर रहे हो सकता है वो रिसोर्सेज हमारे रीजन में हो, या चाइना, नेपाल, भूटान क्लेम करो। सो इन दैट सेंस फॉरेन पॉलिसी प्लेज अ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन रोल ऑल्सो, कि नेशनल इंटरेस्ट उस कंट्री का भी कम ना हो, ना ही ऑब्वियसली दूसरी कंट्री का हो। ये तो बात होगी डिप्लोमैटिक तरीके से काम करने की। जो दूसरा फैक्टर अगर मैं कहूँगा, दूसरा फैक्टर होता है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन कंप्लीटली कह सकते हो, जैसे अभी रिसेंटली हमने न्यूज़ सुनी थी दैट वी हैव सरपास चाइना इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। अब भारत की सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। सो हमारी कंजप्शन ओरिएंटेड कंट्री है, मतलब हमारे पास पैसा है, सो हम कंज्यूम करने के लिए खर्चा करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू दैट जो माइंडसेट है लोगों का, क्योंकि इंडिया इज़ अ सेक्युलर
एथनिकल एंड डाइवर्स कंट्री। सो उसको ध्यान में रखते हुए भी, पॉपुलेशन को ध्यान में रखते हुए भी हमें फॉरेन पॉलिसी बनानी चाहिए, और वही फॉरेन सर्विसेज के ऑफिसर उस चीज़ों को सोच के फॉरेन पॉलिसी को बनाते हैं। जैसे अगर कोई भी डिस्प्यूट है दो कंट्रीज़ के बीच में, फॉर एग्जांपल अगर इंडिया और बांग्लादेश में देयर वाज अ लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट, उसमें बहुत सारे विलेजेस दे वर फॉलोइंग इन इंडियन स्टेट, बट उस स्टेट से पूछा गया, बट अल्टीमेटली द डिसीजन जो रहता है सेंट्रल गवर्नमेंट का रहता है। हाँ, स्टेट का भी से होता है फॉरेन पॉलिसी में, राइट। सो पॉपुलेशन, हम लोगों को ध्यान में रखते हुए भी सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच से ही आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉरेन पॉलिसी फॉर्मुलेट करती है और हमारे ओपिनियन भी लेती है। इट इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव बाय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ इंडिया, एंड आई रियली थैंक जयशंकर सर फॉर प्रोवाइडिंग सच एन अपॉर्चुनिटी कि वो थिंक टैंक्स को भी ऐड करते हैं, एक्स डिप्लोमैट्स भी ऐड करते हैं, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी इज अ बिजनेस, यू कैन से इट इज अ कंबाइंड बिजनेस ऑफ अ होल कंट्री, राइट, जिसमें नेशनल इंटरेस्ट हैम्पर नहीं होने चाहिए। सो सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच भी फॉरेन पॉलिसी में बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करती है। अगर हमसे पूछे बिना कोई फॉरेन पॉलिसी में एलिमेंट जोड़ दिए जाते हैं तो वो नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ भी हो सकते हैं। हो सकता है हम उस पर्टिकुलर फॉरेन पॉलिसी से खुश ना हो। जैसे कोई कंट्री है भाई, उसने फॉरेन पॉलिसी मुझसे पूछ के बिना बना दी, और आगे जाके मुझे पता चलता है कि मेरी कंट्री की कोई स्टेट दूसरी कंट्री ने एक्वायर कर ली। सो दैट इज द फेलिंग ऑफ योर फॉरेन पॉलिसी। सो एक सिंपल एग्जाम्पल है। ये तो बात होगी पॉपुलेशन की, जोग्राफिकल फैक्टर्स की। बात आती है गवर्नेंस सिस्टम। एज यू नो, वी आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री। सो डेमोक्रेटिक कंट्री में वी कंप्लीटली बिलीव इन द पीसफुल को एग्जिस्टेंस। एट द सेम टाइम इंडिया नोज हाउ टू रिवर्ट बैक when its national interest fall in vain। मतलब मेरे कंट्री के अगर नेशनल इंटरेस्ट खतरे में पड़ते हैं तो हमारा मिलिट्री और डिप्लोमेसी का एक कॉम्बिनेशन ऑफेंसिव रिएक्शन भी अप्रोच में डाल सकता है। It doesn't mean if we believe in the principles of Gandhi, we also believe in the principle of Netaji Subhash Chandra Bose. So combination of both has become India, right? Moreover, एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है गवर्नमेंट सिस्टम का। अगर गवर्नमेंट चेंज हो रही है फ्रीक्वेंटली, फॉरेन पॉलिसी पर इम्पैक्ट ज़्यादा हो सकता है। देयर आर मैनी केसेस, इसकी मैं डिटेल वीडियो अलग से बनाऊंगा। कभी कुछ केसेस में इंडियन फॉरेन पॉलिसी भी हैम्पर हुई है, फॉरेन पॉलिसी कभी कभार हमारी फेल भी हुई है, इंटेलिजेंस भी फेल हुई है। दैट टोटली डिपेंड ऑन द गवर्नमेंट सिस्टम ऑल्सो, जो हम आगे डिटेल वीडियोज़ में पढ़ेंगे। सो एक तो आपका गवर्नमेंट सिस्टम इम्पैक्ट करता है इंडियन फॉरेन पॉलिसी को, जो डिटरमाइन करता है। सेकंड इज योर पॉपुलेशन, फर्स्ट इज योर ज्योग्राफी, द फोर्थ वन इज योर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो अटमोस्ट इंपॉर्टेंस ही होती है फॉरेन पॉलिसी को डिटरमाइन करने के लिए। जैसे 1991 में हमने अपने मार्केट्स को ओपन कर दिया, दैट वाज अ पार्ट ऑफ द फॉरेन पॉलिसी, क्योंकि 1991 में इंडिया वाज फेसिंग CAD क्राइसिस, करंट अकाउंट डेफिसिट क्राइसिस, तो हमें अपनी इकोनॉमी को ओपन करना पड़ा। दैट वाज द सिचुएशन ऑफ 1991। सो हम कंज्यूमर ओरिएंटेड कंट्री है, बट देयर वर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स लिबरलाइजेशन की वजह से, बट आफ्टर दैट एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल कंट्री इंडिया बनी थी। उसमें भी फॉरेन पॉलिसी का बहुत एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल, वी आर currently using the Russian oil, we are buying the Russian oil, even though by the sanction also. Best part is India knows how to do business in terms of in restrictions also. So as a third party हम उसमें से रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करके बेच रहे हैं। That is the mindset of the Ministry of External Affairs, which is very amazing and which is very, you can say that, assertive. Sorry, assertive is something we needed the most. इंडियन फॉरेन पॉलिसी जितनी ज़्यादा assertive होगी, जितनी ज़्यादा impactful होगी, उतना ज़्यादा हमारा से ग्लोबल जियोपॉलिटिकल लेवल में बढ़ेगा। Might be they can ask you in question. We have environmental factors also. We have a regional environment factor also. फॉरेन पॉलिसी के डिटर्मिनेंट में रीजनल इन्वायरमेंट भी मैटर करता है। रीजनल इन्वायरमेंट आपके पड़ोसी देश कैसे आपके प्रति बिहेवियर या बिहेव कर रहे हैं। जैसे पाकिस्तान तो रोग स्टेट है, पाकिस्तान इज वन ऑफ द, यू कैन से, रोग and a headache of India, and that should be eliminated, that should be completely combined within the India, either POK को तो भारत में आ ही जाना चाहिए, because it is an Indian part,
It is a part of Jammu and Kashmir also. The whole Pakistan was itself India. So in case अगर आपके हॉस्टाइल नेबर्स है, सो फॉरेन पॉलिसी को भी एजर्टिव होना पड़ता है, इफेक्टिव होना पड़ता है, और काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट भी होता है क्योंकि उसमें आपके काफ़ी सारे रिसोर्स भी डिप्लीट होते हैं. जैसे मोर देन लाख आर्म फोर्सेज हैव बीन डिप्लॉयड इन जम्मू एंड कश्मीर बिकॉज वी हैव अ हेडेक नेबर दैट इज़ कॉल्ड, कह सकते हैं हम, हमारी ख़राब किस्मत ही है दैट वी गॉट वेरी हॉस्टाइल नेबर्स लाइक चाइना एंड पाकिस्तान, एंड दे आर नॉट ट्रस्टफुल. टू बी रियली मच फ्रैंक, अगर डिप्लोमेसी भी, डिप्लोमैट्स भी इनको उन्हीं के भाषा में जवाब देके उन्हीं के तरीके से मैनेज करते हैं, क्योंकि हॉस्टाइल नेबर से आप इवेंचुअली फ्रेंडशिप नहीं कर सकते हो. वी ट्राई टू डिड इट 1999, दे डिड करगिल. सो नेचुरल रिसोर्सेज से भरा है पाकिस्तान, चाइना भी. अगर एक डिप्लोमेसी के दौरान अगर रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो तो अच्छा हो सकता है, बट nearly it is an impossible task. We have to deal with them with a stick or either with a rod also, to be blunt. ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है. आपके आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है वो भी फॉरेन पॉलिसी को बहुत इफेक्ट करता है. ये भी एक डिटर्मिनेंट होता है फॉरेन पॉलिसी का. फिर बात आती है आपका ग्लोबल एनवायरनमेंट कैसा है. एज जैसे इंडिया ने अपनी इकोनॉमी 1991 में ओपन करी, सो वी वर सब्जेक्टेड टू मेनी इकोनॉमी, कह सकते हैं हम ओपन हो गए थे. हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन आ गए थे कि कैसा हमें मॉडल अपनाना है. पब्लिक इन्वेस्टमेंट मॉडल, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट मॉडल, एमएनसी कंपनीज आज हम भारत में जो देखते हैं, इट इज़ बिकॉज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन. क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड. आज मैं नोकिया का फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, आज मैं कोई मैं एप्पल का फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, वेरियस कंपनीज है बहुत सारी, राइट. So it is because of the globalization of multinational companies and added up to India. Many companies, they are operating outside India also. So that is the determinate a part of foreign policy also. कि MNCs are working, investments are coming also, remittances are also coming. हम अपने बहुत सारी you can say operations चलाते हैं, grants भेजते हैं, credit line भेजते हैं. जैसे रिसेंटली हमने श्रीलंका को भी दिया था, मिलियन पैकेज दिया था. सो दैट इज़ पार्ट ऑफ द फॉरेन पॉलिसी. ये हमारी सॉफ्ट डिप्लोमेसी का पार्ट होता है जो हम टाइप ऑफ डिप्लोमेसी में कवर करेंगे. फिर लास्ट एक इम्पॉर्टेंट आता है आपका मिलिट्री पावर. इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल थर्ड लार्जेस्ट आर्मी. सो we have the army, we have the air force, we have the armed forces, one of the best army, I can say, one of the best police forces, one of the best administration we have also. But although loopholes हैं, बट यस इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिंग द कंट्री वी आर द बेस्ट. हमारे सोल्जर्स, हमारे आर्म फोर्सेस, हमारे पुलिस का जवाब नहीं है. मोर ओवर अगर मैं बात करूं कि जोग्राफिकल फैक्टर्स हो गए, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो गए, इन सभी एंगल्स को ध्यान में रखते हुए, कंबाइन करते हुए किसी भी देश की फॉरेन पॉलिसी अच्छा काम करी, बुरा काम करी, दैट टोटली डिपेंड ऑन द फंक्शनिंग ऑफ अ गवर्नमेंट, डिप्लोमैट्स एंड एवरीवन, एंड वी एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया ऑल्सो. सो दीज आर द डिटर्मिनेंट जो इम्पॉर्टेंट होते हैं. ये बेसिक है एग्जैक्टली. जोग्राफिकल फैक्टर्स क्या है उस कंट्री के, हमें कैसे डिप्लोमेटिक रिलेशन इस्टेब्लिश करना है. एग्जाम्पल अगर अफगानिस्तान है, लैंडलॉक कंट्री है, सो वी हैव अ बाउंड्री, बट कैसे डील करना है. वी हैव अ गवर्नमेंटल सिस्टम ऑल्सो. अगर एक एनार्कियल सिस्टम है इसके साथ कैसे हमें डिप्लोमेटिक रिलेशन इस्टेब्लिश करना है. ऑल्दो वी आर नॉट इन द सेम स्केल इन टर्म्स ऑफ आइडियोलॉजी एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो, बट इंडियन फॉरेन पॉलिसी इज समथिंग यू डू द इम्पॉसिबल टास्क इन अ वेरी ब्रिलियंट मैनर. ये सिंपल डेफिनेशन, क्योंकि आपको नेशनल इंटरेस्ट देखना है, इस्टेब्लिश करना है रिलेशनशिप को. दैट्स इट. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. एंड देन सून आफ्टर सम टाइम यू विल गेट अ वीडियो अबाउट दी वैगनार ग्रुप, जो अभी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है. आप सब लोग अपना ध्यान रखें, अपनी सेहत का ध्यान रखें, एंड अपने देश को पहले प्यार करें, अपने काम को प्यार करें, और प्लीज़ एजुकेशन को बिजनेस ना बनाएं. मेरी सबसे यही प्रार्थना रहती है, क्योंकि इस देश में वॉरियर, मैंने पहले ही कहा, इंडिया इज़ अ वॉरियर क्लास. सो उस वॉरियर क्लास को कृपा करके ख़त्म ना करें जो भी कर रहे हैं. एंड सल्यूट टू एवरी आर्म फोर्सेस पर्सन, सल्यूट टू एवरी पुलिस पर्सन, सल्यूट टू एवरी पर्सन हु इज़ सर्विंग दिस कंट्री. और मोर ओवर और ऐसे लेक्चर्स बेसिक ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी के आपके पास आपको रोज़ आते रहेंगे. आई होप आई एम डूइंग जस्टिस विथ माई वर्क ऑल्सो. आई एम ट्राइंग टू डू माई बेस्ट कि मैं अपनी थोड़ी भी नॉलेज से आप पूरे इंडिया के बच्चों का हेल्प कर सकूँ.
उनको फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड बता सकूँ कि हमारी गवर्नमेंट कैसे काम करती है, बहुत अच्छे यंग ऑफिसर्स हमारे काम कर रहे हैं, उनके बारे में बता सकूँ। बाकी आप लोग अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, और अपने अंदर के सिग्मा को हमेशा तैयार रखें। थैंक यू।